जफर अली ने ये नहीं देखा वो ब्रॉडशीट का। इसी तरह के कोई आए चोरी किए हुए पाकिस्तानियों के एसेट्स पड़े हुए हैं, वो हम आपके डिस्कवर और हमें कट दिया जाए। इसराइली लॉबी से, इंडियन लॉबी से इसने पैसा लिया इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए। इसराइली फंडिंग अब साबित करके दिखानी है। इलेक्शन कमीशन में इस चोर का इतराफे जुर्म मौजूद है। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था जो तहरीक के इंसाफ का सबसे बड़ा दुश्मन था। 3 साल से चोर का शोर बचाने वाला चोर को अब पकड़ा जा चुका है। इमरान खान के मुखालिफ हो गए तो नैब का लेटर आएगा। इमरान खान साहब, आप अगर अपने लोगों की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हो तो भाई को लोगों को यहाँ इलेक्शन लड़वाते हो। गवर्नर हाउस पॉलिटिकल ऑफिस बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। इस मुल्क में जिंदगी अजीरन हो गई। गोश्त, चिकन, दालें, घी, कुकिंग ऑयल, गैस, बिजली सब कुछ महंगा हो गया। लेकिन यहाँ पर ब्रॉडशीट की चार्जशीट और मुबैना तौर पर इसराइल और भारत से फॉरेन फंडिंग लेने का रेटरिक चल रहा है। पाकिस्तान का पैसा चला गया। यहाँ पर तैयारा मलेशिया में पकड़ लिया गया। पाकिस्तान की एयरलाइन को यूरोपियन कंट्रीज ने बंद कर दिया और फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने स्टाफ को पाकिस्तानी तैयारों पर सफ़र करने से मना कर दिया। लेकिन यहाँ पर यह बहस चल रही है कि जस्टिस अजमत सईद उस कमीशन के चेयरमैन बने, सरबराह बने या ना बने। हुकूमत बड़ी खुश है। डॉक्टर शीरी मदारी कहती है कि हम अपोजिशन की डिमांड को मुस्तरद करते हैं क्योंकि ये ऐसे है जैसे चोर से पूछा जाए कि किसको जज लगाया जाए। बात यहाँ तक नहीं रुकती बल्कि आगे बढ़ जाती है। नई इंतज़ामिया अमेरिका में आई। जो बाइडन के कौमी सलामती के मुशीर जेक सुलेमान ने कह दिया कि हम तो अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाले मुआहदे पर नज़रसानी करेंगे। हालांकि हम यहाँ कह रहे थे कि ये तो अब सेटल हो गया, अफगान अमल अब तकरीबन हो गया। हम तो अमेरिका और चीन के दरमियान अब मज़ीद सालिसी की बातें कर रहे थे। बहुत अहम इशूज़ हैं और बहुत ही अहम मेहमान मेरे लिए बहुत मुअज़्ज़िज़ हैं। तीनों मेहमान तारफ़ करा देता हूँ। हमें ज्वाइन किया है सैयद नवीद कमर साहब ने, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर दिफा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हमायूं अख्तर खान साहब, साबिक वफाकी वज़ीर तिजारत तहरीक इंसाफ से, और इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वफाकी वज़ीर दिफा, खारजा व तिजारत नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सैयद नवीद कमर साहब, आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। PIA का तैयारा पकड़ा गया, वो उधर ही है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट्स फ्रीज करने की धमकी दी गई और वहां से फंड्स काट लिए गए। आज अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने स्टाफ को पाकिस्तानी तैयारों में सफर करने से मना कर दिया। मरियम नवाज कह रही हैं कि ताबेदारी और नालायकी की वजह से पाकिस्तान को ये दिन देखना पड़ रहा है। ये क्या हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फराज साहब, बात तो आप दुरुस्त कर रहे हैं लेकिन अभी आपने आधी बात की है क्योंकि कई और परेशानी की बातें हैं। पाकिस्तान की जो BIA की बल्कि होटल्स हैं न्यूयॉर्क में और पेरिस में, उनको भी मंजमद कर दिया गया है। ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टीज हैं हमारी। हमारा एक बहुत बड़ी पेमेंट जो है 6 अरब डॉलर से ज्यादा की, वो रिकॉर्डिक्ट पे जजमेंट्स अभी तक आई हैं, वो सब पाकिस्तान के खिलाफ गई हैं। तो इस सिलसिले में ये इतने सारे जो हमारे ऊपर बोझ हैं, वो उसकी वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तान की जितनी प्रॉपर्टीज दुनिया में हैं उनको जो है अगर फ्रीज कर दिया गया तो पाकिस्तान किसी मुल्क से तिजारत करने के, किसी मुल्क से कोई और रवाबित रखने के या ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी नॉर्मल जो एक्टिविटीज होती हैं, बैंकिंग होती है वगैरह, उन सब के सबसे महरूम हो जाएंगे। ये बात सारी ये PIA का तो एक सिंपल सा मसला था, कैश फ्लो का मसला था कि भाई आपको पता है पेमेंट है वो करनी है, वो आप उसके लिए अरेंजमेंट्स करें, चाहे वो आप बैंक से कर्जा लें, चाहे वो गवर्नमेंट से कर्जा लें, कहीं से भी करें। लेकिन ये तो चीजें आप नहीं इस तरह से कर सकते, चलो कोई बात नहीं ऐसे ही चलता रहेगा, या हम अपने लोकल किसी सिविल कोर्ट से स्टे ले लेंगे,
ये तो अब दुनिया से आप डील कर रहे हैं। पीआईए वालों को तो पता ही नहीं था। चेयरमैन पीआईए को कोट किया वजीर इत्तलात ने कि जी वो कह रहे थे कि इट वाज अ सरप्राइज। नहीं तो फिर तो ही डजंट डिजर्व टू बी चेयरमैन पीआईए अगर उनको ये भी पता नहीं है कि उनके पास बड़ी बड़ी पेमेंट कह दें कि मुझे पता नहीं है कि आईएमएफ की कितनी पेमेंट करनी है और कब करनी है, तो इस तरह से तो नहीं होती ना चीजें। इन चीजों को तो आजकल की दुनिया में सारी कंप्यूटराइज होती हैं, आपके पास पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं इन चीजों से डील करने की। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कि वो तो छोटे मसले हैं ना। अगर सिर्फ इस एक ज़मरे में आप देखें कि पाकिस्तान के ऊपर कितनी पेमेंट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके ड्यू होती जा रही हैं, और दुनिया की जो अदालतें हैं अब वो पोजीशन ये ले रही है कि पाकिस्तान अगर पेमेंट नहीं करता तो अब जैसे ब्रॉडशीट के केस में उन्होंने कहा एम्बेसी के प्रॉपर्टीज को टेक ओवर कर लो। इस तरह से ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड वालों ने कहा कि ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो टेक ओवर कर लो। ये कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा? इधर रुकिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कब तक चलता रहेगा। हुमायूं अख्तर खान साहब, ब्रॉडशीट का मामला आया तो सारी चीजें वाज़ेह हो रही हैं। आप तो उस वक्त जब ये हुकूमत थी जनरल परवेज मुशर्रफ की खासे इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर थे, साजिश ना होती तो आप वजीर आज़म पाकिस्तान होते, आपके खिलाफ साजिश की गई। ये मामला उस वक्त की काबीना को मालूम था कि ब्रॉडशीट एक जाली सी कंपनी है, $200 में कंपनी बनी और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, या जब टर्मिनेट किया नैब ने उस वक्त कोई इल्म था? आप लोगों को बताया गया था कभी? देखिए, मेरी शमूलियत 2002 के इलेक्शन के बाद हुई थी, जो हुकूमत बनी थी PMLQ की। ये कॉन्ट्रैक्ट 2000 में साइन हुआ था जब परवेज मुशर्रफ साहब चीफ एग्जीक्यूटिव थे, तो उसमें हमारा तो कोई अमल दखल नहीं 2000 में जब टर्मिनेट किया, 2003 में मैं अभी आता हूँ, मैं आपकी बात का पूरा जवाब देता हूँ अगर आप इजाजत दें प्लीज। ये उस वक्त यही टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं अभी ये जो कमेटी बनाई है प्राइम मिनिस्टर ने, कि मालूम करें कि उस वक्त क्या ड्यू डिलिजेंस की गई थी और क्या प्रॉपर प्रोसीजर उस वक्त फॉलो हुआ था। देखिए, नवीद कमर साहब फरमा रहे हैं ये ब्रॉडशीट का सारा मामला 2000 में शुरू हुआ, 2003 में टर्मिनेट हो गया, सही हुआ गलत हुआ, वो टर्मिनेशन डिफेक्टिव थी क्या थी, थ्रू आउट मुज़ाकरात चलते रहे। 2008 में 2 सेटलमेंट्स हुई, एक में केयरटेकर का जमाना था और $2.25 मिलियन की पीपल पार्टी के जमाने में हुई। आया वो सेटलमेंट सही थी नहीं थी, यही हम डिटरमिन करेंगे। उसके बाद जो भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हुई, आर्बिट्रेशन अवार्ड आया, फिर क्वांटम अवार्ड आया, उसके बाद गवर्नमेंट ने अपील की, ये सारी चीज बगौर जायजा लिया जाएगा। ये हमें कसूरवार आप ना ठहराएं इस चीज का। मैं हमेशा समझता हूं कि जब आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करते हैं तो हर एग्रीमेंट में एक आर्बिट्रेशन, स्टैंडर्ड आर्बिट्रेशन क्लॉज होती है। बहुत सी आर्बिट्रेशन कोर्ट्स हैं दुनिया में, वर्ल्ड बैंक का है, बर्तानिया का है, सिंगापुर का है। अब ये आर्बिट्रेशन हुई जिसका अब जो फाइनल फैसला हुआ था, हमें £5000 रोजाना का इसमें भरने पड़ रहे थे, तो ये हमें मजबूरन अदा करने पड़े। अब रिकॉर्ड की आप बात ले लें, $6 बिलियन का अवार्ड आया हुआ है। 2005 में ये एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी पाकिस्तान आई, उसके को मुआहदे हुए 2005 में, हमारा दौर तो नहीं था। 2005 के बाद ये उसने अपना इंटरेस्ट बेच दिया ये रिकॉर्डिक को। 2005 में जनरल परवेज मुशर्रफ ही थे ना, काफ लीग की हुकूमत। नहीं सर, 2000 नहीं सॉरी मैं गलत कह रहा हूं, ये 1995 में आई थी। अच्छा, ठीक। 1995 में एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी आई थी, इसने अपना इंटरेस्ट सब्सिक्वेंटली बेच दिया। ये बैरक गोल्ड और ये जो एक चिलियन कंपनी थी, ये रिकॉर्डिक के नाम से ये आए। ये अच्छी कंपनियां थी। अब हमारी बदकिस्मती है कि उसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो गया और हमने उनको उठा के बाहर फेंक दिया। 2012 में जी मुझे याद है, मैं एक प्रोग्राम में गया था, मैं चैनल का नाम नहीं लेता, मैंने कहा था जी कि आप जरा ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लें, ये बड़ी भारी भरकम इसमें आर्बिट्रेशन अवार्ड हमारे खिलाफ आएंगे। अब $6 बिलियन का हमारे खिलाफ अवार्ड है और ये हमारी गलती है जी, ना हमने वो लड़ा, ना हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट, ना हमने उसकी आर्बिट्रेशन में हिस्सा लिया, अवार्ड हमें भुगतना पड़ रहा है। ये जरा हकायक को सामने जरूर रख लें। PIA का देखिए, पिछले साल कोविड का
इधर रुकिएगा, ये जो हकायक वाली आपने बात की, मैं जरा अभी इसी नुक्ते को आगे बढ़ाता हूं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुल्क पे तो बोझ बन गया, इतना सारा पैसा ब्रॉडशीट पे चला गया, लेकिन हुकूमत खुश है। आज भी वजीर इत्तलात जो स्पोक्समैन होते हैं हुकूमत के, वो कह रहे थे कि जी NROs की कहानी इस केस से आश्कारा हो गई। NROs चलते रहे, मिलते रहे, वो अपनी तरफ से तो कह रहे हैं कि ब्रॉडशीट का केस ना होता तो NROs का भी पता ना चलता। राय साहब, चाहे घी की कीमत हो, बिजली की कीमत हो या ब्रॉडशीट हो, ये हुकूमत पाकिस्तान के मफादात और पाकिस्तान के में रहने वालों की फलाह करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। एक हमाजहती इन्हदाम है जो हमें नजर आ रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव कैटास्ट्रोफी। क्योंकि आप इस पर जरा गौर फरमाएं, माजी के एग्रीमेंट्स, जैसे हुमायूं अख्तर खान साहब कह रहे हैं, माजी के एग्रीमेंट्स इस हुकूमत ने तो नहीं किए, इनको तो पे करना पड़ रहा है उन एग्रीमेंट्स की वजह से। जी, मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं 1 मिनट में ये बात करूंगा। देखिए, ब्रॉडशीट ने ये साबित किया है कि सन 2000 में भी एहतसाब का निजाम सियासी इंजीनियरिंग और मसख शुदा था, वन साइडेड था, जो आज भी 20 साल बाद, 21 साल बाद मसख शुदा और सियासी इंजीनियरिंग का एक औजार है। यह बात वाजे हो गई। उसके बाद जिन लोगों ने वो एग्रीमेंट किया था, वो कुछ छुपे हुए तो नहीं है ना, उनके दस्तखत मौजूद हैं। जिन्होंने विटनेस किया था, जो उसके शाहिद थे, बस दस्तखत जो है वो अब जो रिटायर्ड जनरल अमजद साहब ने किए थे, उसके ऊपर जो विटनेसेस हैं फारूक आदम और फवाद आलम मलिक साहब, उनके भी दस्तखत मौजूद हैं। तो उनको क्यों नहीं बुला रहे कि आपने ऐसा एग्रीमेंट क्यों किया जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम का, टैक्स पेयर का, मजदूर के पसीने का 5.5 अरब रुपया कम से कम हमें देना पड़ गया और हमें रिकवर $1 भी नहीं हुआ। तो ये सवाल पूछना पड़ेगा नहीं। ये जो कमेटी बना रहे हैं, ये इसीलिए तो बना रहे हैं। अभी हुमायूं अख्तर खान साहब यही कह रहे थे कि हम ये कमेटी इसलिए बना रहे हैं, जस्टिस अजमत सईद का नाम आया, वो आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। कमेटी बनेगी, TORs आ गई। ये जो एग्जैक्टली आप सवाल उठा रहे हैं, यही सवाल कमेटी पूछेगी। मैं यही सवाल आप पे छोड़ता हूं, मुझे ब्रेक लेने में आप ही से शुरू। अगर मुझे एक बात करने दे, देखिए, ये कमेटी जो भी कमेटी बननी है, उसने जिम्मेदारी का तयन नहीं करना। जिम्मेदारी लिखी हुई हमारे पास कागजात में सामने है। इस कमेटी ने यह फैसला करना है कि इन लोगों को, परवेज मुशर्रफ को, जनरल अमजद को, फवाद मलिक को, फारूक आदम को सजा क्या देनी है, और सजा उनको भी देनी है जिन्होंने फाइनल फैसला आने से पहले मौजूदा काबीना और वजीर आजम ने 2 महीने पहले ही उनको $40 मिलियन वहां रखवा दिए। और जब अपील का राइट दिया गया 17 दिसंबर 2020 को, यदि आपका 1 हफ्ता है अगर आप अपील करना चाहें, तो अपील का राइट भी नहीं किया। तो सजा, हमारे पास इंक्वायरी का अब कोई स्कोप नहीं है, सिर्फ सजा देने का स्कोप है कि ये लोग जिन्होंने पाकिस्तान का 5.5 अरब रुपया झोंक दिया है, जाया कर दिया है, जिससे अस्पताल बन सकते थे, स्कूल बन सकते थे, अवाम की मैं खान साहब, मैं आप ही से शुरू कर दूंगा। मैं इसी नुक्ते को अभी डिस्कस करना चाहता हूं, मैं आप ही से शुरू कर दूंगा, मुझे ब्रेक लेने दें। नाजरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जस्टिस अजमत सईद शेख पर एतराज़ात हैं, उनको नहीं चाह रही अपोजिशन बने। अपोजिशन किसको चाह रही है? हुकूमत पूछ रही है क्या हम इफ्तिखार चौधरी साहब को बना दें, क्या जस्टिस कयूम मलिक साहब को बना दें? मैं यही क्वेश्चन रखूंगा खुर्रम दस्तगीर खान साहब के सामने। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आप बात कर रहे थे कमेटी के हवाले से, TOR के हवाले से, लेकिन एक इस तरह के तनाव में जहां पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना ज्यादा हो, वहां पर हर चीज पॉलिटिसाइज हो जाती है। जस्टिस अजमत सईद शेख का नाम पॉलिटिसाइज हो गया। उधर से मुस्तफा कमाल आज कराची में कह रहे थे कि जी जो गवर्नर हाउस है कराची का, वो सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर सियासत की जाती है। साथ साथ कैप्टन सफदर का जो वाकया हुआ था PDM के जलसे के दिन, वहां भी गवर्नर हाउस का नाम आया था। तो एक पॉलिटिक्स है, वो इस्लामाबाद ले लें, कराची ले लें, हर चीज पॉलिटिसाइज है, उसका रिजल्ट फिर ऐसे ही आएगा। नहीं, देखिए, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब बहुत काबिल एहतराम हैं, लेकिन वो शौकत खानम अस्पताल के गवर्निंग बोर्ड पर हैं।
वो पैनामा केस में जज थे। उन्होंने ऑरेंज लाइन की जो जजमेंट थी वो 8 महीने पेंडिंग रखी। आशियाना में जो दरखास्त जमानत थी उसको 1 साल पेंडिंग किया जब तक वो रिटायर नहीं हो गए। वो बैरियर टाउन केस में भी जज थे। लेकिन सबसे अहम बात जो मफादात का टकराव है कि जिस शख्स ने जो आप पीनलाइज करना, इन्वेस्टिगेशन करनी है, जस्टिस अजमत सईद साहब जस्टिस बनने से पहले ठीक 2000 से 2003 तक, जब तक नैब का ब्रॉडशीट से एग्रीमेंट था, ये नैब के डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल थे। तो लिहाजा वो शख्स जिसने जिस इदारे की तफ्तीश करनी है वो 19 सालों में उस इदारे में एक बड़ी पोजीशन पर फाइज था। तो फिर आप किसको चाहते हैं? आपने कोई डेलिब्रेशंस किए हैं? आप किसको चाहते हैं कि आपके नजदीक ये बड़ा ट्रांसपेरेंट जज हैं, फेयर जज हैं, उनको लगना चाहिए? जी, ये जजमेंट हुकूमत को करनी है ना। इमरान खान साहब को नहीं पता था कि अजमत सईद साहब को उन्होंने शौकत खानम अस्पताल के गवर्निंग बोर्ड पर डाला हुआ है। उनको तो ये अपॉइंटमेंट पाकिस्तान में अपराइट और शफाफ और ईमानदार जजों की, ब्यूरोक्रेट्स की कमी नहीं है, लेकिन उनकी नजर उसी के ऊपर पड़ी जो उनके अस्पताल के बोर्ड पर है। तो ये जजमेंट उन्होंने करनी थी। पहली जजमेंट में इमरान खान साहब नाकाम हुए हैं और मेरी इस्तदा मोहतरम जस्टिस साहब से भी है कि ये जो 6 बातें मैंने आपको गिना दी हैं, इनके नतीजे में उन्हें खुद रिक्यूज कर लेना चाहिए। यहाँ वो पूरी तरह जो है शफाफ तरीके से इंक्वायरी नहीं कर सकते। लेकिन ये मामला जो है, ये मामला आगे जाएगा। मैं फिर कहूंगा पराज साहब, $1 रिकवर नहीं हुआ और हमने इस गरीब कौम के 7.5 अरब रुपए जो हैं इस जहन्नम में झोंक दिए जिसका नाम ब्रॉडशीट है। चलें, इधर रुकिएगा। हुमायूं अख्तर खान साहब, सारा मामला तो एहतसाब से मुताल्लिक है कि ट्रांसपेरेंट एहतसाब हो, कंप्रोमाइजेज ना किए जाएं, यक तरफा ना हो, सियासी इंतकाम का नजर ना आए। आज मुस्तफा कमाल ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो कहते हैं कि मैंने चूंकि इमरान खान के खिलाफ बात की है तो अब नैब का नोटिस जरूर आएगा। अगर ये क्राइटेरिया है, ये यार्ड स्टिक है, तो फिर कंप्रोमाइज तो हुआ है, सियासी इंतकाम तो आया है। मसलन अगर नैब ने उस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉडशीट के साथ कैंसिल किया क्योंकि इधर पैट्रियट्स बनाए जा रहे थे, पीपल्स पार्टी तोड़ी जा रही थी, तो एहतसाब तो टेंटेड रहा है ना। देखिए, मैं क्योंकि ये अब मामला इन्वेस्टिगेट होगा, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता। गुजारिश सिर्फ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हों, काबिल एहतराम होते हैं। अब सिर्फ इसलिए कि जस्टिस अजमत सईद माजी में किन किन पोजीशंस पर है, जस्टिस अजमत सईद के खिलाफ कोई और कंट्रोवर्सी नहीं है जिस तरह मदर के साथ कुछ और जजेस से मंसूब की जाती है। ये इनका एक स्ट्रेट करियर रहा है और ये बात मैं मुनासिब नहीं समझता कि इस तरह एक जज जिसने सारी जिंदगी अपनी इज्जत से गुजारी हो, हम इसको इस तरीके से उनका नाम लें। मुझे यकीन है कि जज साहब खुद क्या फैसला करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने सोच समझ के ये फैसला किया है। बाकी मुस्तफा कमाल साहब ने क्या फरमाया मुझे उसकी बैकग्राउंड नहीं पता, बट आजकल कभी कभी ये होता है कि जब नैब इन्वेस्टिगेट कर रही हो किसी सियासतदान की तो वो पहले से ही प्रीएम्प्ट कर देता है नैब की कोई कार्रवाई। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा। सैयद नवीद कमर साहब, ये तासुर जो है कि जी पोलिटिसाइज होता है, आज इसका उल्ट बात की अरबाब रहीम साहब ने। वो इलेक्शन हारे, छोटी सीट पे हारे, आप जानते हैं उनका अपने इलाके में बड़ा असर है, लेकिन उन्होंने सारी हार का मुद्दा वजीर आजम पे डाल दिया। उन्होंने कहा जी कि हमें इंतकाम का निशाना बनाया गया, वजीर आजम ने हमें प्रोटेक्ट नहीं किया। तो जो तासर है एक आम के इंटरवेंशन की जाती है, खुद पीटीआई वाले खड़े होकर शिकायत कर रहे हैं या उनकी टिकट पे लड़ने वाले शिकायत कर रहे हैं, आपके मुखालफिन शिकायत कर रहे हैं कि नहीं नहीं हमें तो जो है वो बचाया नहीं, इन्होंने प्रोटेक्ट ही नहीं किया। मुझे हैरत है कि अब आप गुलाम रहीम साहब, आपको भी पता है चीफ मिनिस्टर रहे हैं और बड़े सख्तगीर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जिन्होंने पता नहीं कितने कितने लोगों को जो है वो जेलों में भी डाला था अपने वक्त में और क्या कुछ नहीं किया था। आज वो किस बात का गिला कर रहे हैं कि उनके बिहाफ पे डिब्बे नहीं भरे गए,
इतनी बड़ी डिफीट हुई है, वो दुगने से ज्यादा, दुगने से ज्यादा, ऐसे ही ऐसे। उसमें आप किसको ब्लेम क्यों करें? इमरान खान साहब को ये तो जरूर कह सकते हैं कि जी मुल्क का जो हाल आपने किया है उसके बाद कौन आपके टिकट पे जाके जीतेगा, वो तो अलग बात है। लेकिन ये कहना कि आपने मुझे बचाया नहीं और मैं जो तो आप मजलूम होके वहां इलेक्शन लड़ रहा था, एक ज्यादती की बात होगी। लेकिन देखिए, जो बात चल रही है, मैं थोड़ा सा उसको री एम्फसाइज जरूर करना चाह रहा हूँ कि बाकी ना उनकी किरदार की कोई बात है, ना उन पे की जो कंट्रोवर्सी की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन आप खुद ये देखें कि हम बात कर रहे हैं नैब की जो है एक एक्टिविटी बिटवीन 2000 एंड 2003, जिसमें जिस टाइम में वो खुद डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, जिन लोगों के नाम अभी खुर्रम दस्तगीर साहब ने दिए, फॉर एग्जाम्पल फारूक आदम या जनरल अमजद या वगैरह, ये उनके मातहत उस वक्त काम कर रहे थे। ही वॉज पार्ट ऑफ द डिसीजन। मगर डिप्टी प्रोसिक्यूटर होता है वो अच्छी खासी एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन उधर होती है। तो प्लीज आप इस तरह से तो ना कहें ना कि जी ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, तो इससे ज्यादा वो क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है? ये तो प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए था कि मैं किसको लगा रहा हूं। और ये सवाल करना कि जी जस्टिस कयूम या इफ्तिखार चौधरी को लगा दे, ये किस किस्म की बात आप कर रहे हैं? कि जरूरी है कि किसी न किसी कॉन्ट्रोवर्शियल जज को ही आपने लगाना है तो आप वही नाम लेंगे? पाकिस्तान में कोई जज ऑनेस्ट नहीं है आपके निगाह में, सवाए उनके जो कि आपके किसी न किसी तरीके से। ये तो फिर मुझे नियत पे शक होता है कि फैक्ट्स को सामने लाने की नियत नहीं है, चीजों को छुपाने की नियत है। क्योंकि बड़ा सवाल आपने कर दिया कि नियत क्या है। मैं आप ही से शुरू कर दूंगा, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन जब ब्रेक के बाद नाजरीन वापस आएंगे थोड़ा सा, चूंकि तीनों बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन ही नहीं, आला ओहदों पर भी फायद रहे हैं और पाकिस्तान के इर्द गिर्द के माहौल को भी समझते हैं, मैं जरूर बात करना चाहूंगा। हमारे घर में लड़ाई है, अंदर हम एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन हम अमेरिका और चीन के दरमियान सालसी की बात करते हैं। अफगानिस्तान में हम बड़े खुश थे कि अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान एक डायलॉग हुआ है, मुआहदा हुआ है और अब इंट्रा अफगान डायलॉग के जरिए सेटलमेंट हो जाएगी। लेकिन वहां कौमी सलामती मुशीर ने कह दिया, जेक सुल्तान ने, कि जी हम उस मुआहदे को नजरसानी करेंगे। ये बड़े हसास मामलात हैं। यही मेहमान, इसी तरह के मेहमान ही इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। ब्रेक के बाद में बात करूंगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। सैयद नवीद कमर साहब, आप बात कर रहे थे, मुझे ब्रेक लेना पड़ी, लेकिन बात थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। हम बड़े खुश थे, पाकिस्तान बड़ा खुश था। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए फैसिलिटेशन फराहम की। फिर अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान के दरमियान जो डायलॉग अभी शुरू हुआ है उसके लिए भी एफर्ट की। अचानक वहां तब्दीली आई और नए कौमी सलामती मुशीर कहते हैं कि हम तो उस मुआहदे पर नजरसानी करेंगे। क्या होगा फिर? देखिए, कोई भी जब नई हुकूमत आती है तो जाहिर है कि उसको ये हक पहुंचता है कि, क्योंकि बहुत स्टार्क फर्क है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज का और जो बाइडेन पॉलिसीज होनी है। उसने पहले दिन ही आते कितनी चीजों पे जो है वो रिवर्सल कर दिया। वो मुस्लिम वीजा बैन जो था उसको रिवर्स किया, जैसे उन्होंने क्लाइमेट चेंज का अकॉर्ड था उसको ज्वाइन करने का की बात की। कई और चीजें हैं जो कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की रिवर्स की। तो ये तो एक्सपेक्ट वैसे भी हमें करना चाहिए कि वो हर चीज को, हर पॉलिसी, वो ईरान की न्यूक्लियर डील से जो अमेरिका पीछे हटा है वो भी उसको रिव्यू करने के सोच रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि रिव्यू का मतलब ये हो कि वो नेगेटिव ही आए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटेड पॉलिसी थी कि अमेरिकी जो भी जहां भी हमारे ट्रूप्स हैं, मैं सबको उन मुल्कों से निकालूंगा। और उस वजह से वो कुछ थोड़ा सा जल्दबाजी में चीजें कर रहे थे, राइटली रॉन्गली। लेकिन जो नई हुकूमत आई है वहां, वो जरूर इस बात को देखेगी कि अगर सर्टन ट्रूप्स विड्रॉल होंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। क्योंकि एक दफा पहले भी ये ट्रूप्स विड्रॉ करके
और अपने हाथ धो के अफगानिस्तान से चला गया था। और उसके बाद जो सिविल वॉर वहां हुई थी, उसके नतीजे में जितनी तबाही आई वो रशियन इन्वेजन और इन सारी चीजों से बहुत कहीं ज्यादा। चले, आपने एक बात तो वादे कर दी कि रिव्यू का मतलब नॉट नेसेसरली कि नेगेटिव ही हो। इधर रुकिएगा, हुमायूं अख्तर खान साहब, मैं जो बाइडन का एक छोटा सा आपको शॉर्ट सुनाना चाह रहा हूं। I will be a president for all Americans, and I promise you I will fight as hard for those who did not support me as for those who did. हुमायूं अख्तर खान साहब, ये हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो सकता? हम पूरे मुल्क के वजीर आजम बने, पूरे मुल्क के लीडर बने, नहीं, हम तो डिवीजन को और ज्यादा बढ़ाते हैं अपने माशरे में। आपने इंटरेस्टिंग बात की है। जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है वो पूरी कौम के लिए होता है, जिसने उसको वोट दिया हो या ना दिया हो। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज तक नहीं कहा कि पीपल पार्टी के वोटर्स या पीएमएलएन के या किसी और अपोजिशन पार्टी के वोटर्स के खिलाफ उनको किसी किस्म का कोई कार्रवाई करने का इरादा है। वो चंद लीडरान की बात करते हैं, और आपने देखा होगा कि जो बाइडन ने भी ट्रंप के बारे में कुछ नहीं कहा कि बढ़ चढ़ के उनका साथ देंगे। एक तो ये बात होगी। दूसरी, मैं प्रेसिडेंट जो बाइडन जो हैं वो 8 साल आपको मालूम है कि जमाने में जो बाराक ओबामा का जमाना था, वाइस प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया इस खिते में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, और उनकी सोच एक्चुअली बराक ओबामा से मुख्तलिफ थी। वो सर्ज जो उन्होंने ट्रुप्स बढ़ाए उसके खिलाफ थे। प्रेसिडेंट बाइडन यकीन रखते हैं काउंटर टेररिज्म प्लस, वो टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं, वो वायलेंस खत्म करना चाहते हैं, वो आईसिस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वो अलकायदा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं ये समझता हूं कि बेसिकली इसमें मुस्बत असर होगा प्रेसिडेंट बाइडन के आने का इस पूरी अफगान पीस प्रोसेस में, और डेफिनेटली नहीं, अगर वो देखे ना, हमारा तो कंसर्न ये है ना कि वो अगर अफगान तालिबान के साथ मुआहदा कैंसिल करते हैं, हम तो अपना सब कुछ उसी मुआहदे पे बेस कर रहे थे, तो पाकिस्तान के लिए फिर ऑप्शन क्या है? मेरा तो ये सवाल है बेसिकली। नहीं, वी आर बीइंग अ बिट प्रिजम्पटिव है। मेरा नहीं ख्याल, अगर आप मेरी असेसमेंट पूछते हैं कि जो प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो ये मुआहदा कैंसिल करेगा, प्रेसिडेंट बाइडन एक फ्रेश लुक से आएगा, और मैं समझता हूं उनका तजुर्बा इतना है। और आपने देखा है कि इनके जो डिफेंस सेक्रेटरी नए अप्रूव हुए हैं, जनरल लॉयड ऑस्टिन, जो कि सेंटकॉम के कमांडर रह चुके हैं। उसका मतलब यह है कि वो इस खित्ते से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से बखूबी वाकिफ है। उनके जो कमेंट्स निकले हैं कॉन्फर्मेशन हेयरिंग्स में वो बहुत पॉजिटिव थे पाकिस्तान के लिए और पीस प्रोसेस के लिए। लेकिन सलाला में जो बमबारी की थी उसमें भी जनरल ऑस्टिन ही थे उस वक्त। बहरहाल इधर रुकिएगा, मैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब जो बाइडन का एक शॉट आपको भी सुनाना चाह रहा हूं। To fight the foes we face, anger, resentment and hatred, extremism, lawlessness, violence, disease, joblessness and hopelessness. With unity, we can do great. खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ये जो मुझे लगा बाइडन की उस रात जो तकरीर थी, मैं सोच रहा था शायद हमारे माशरे में ही कुछ ऐसी मिसालें मौजूद हैं। वो पाकिस्तान के माशरे की बात कर रहे थे। नफरत, सारा दिन बयानात में नफरत होती है, सारी अखबार नफरत से भरी होती है। वो अमेरिका के बारे में कह रहे हैं, हम पाकिस्तान के बारे में कोई यूनिटी, कोई इत्तेहाद, हमारे तो कायदे आज़म ने कहा भी यूनिटी पे जोर दिया था, नहीं कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट इधर। जी, जब तक तो इमरान खान है नहीं हो सकता, क्योंकि इमरान खान की तो सारी पॉलिसी बुग्स और कीने और इंतकाम पर कायम है ना। वो पहले उन्होंने इसको छुपा के नहीं रखा। वो वजीर आजम बनने से पहले भी कहा करते थे कि जी मैं इनको रुलाऊंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं इन सबको जेलों में डालूंगा। और आज भी जब हम कौमी असेंबली का इजलास 3 महीने बाद शुरू हुआ है तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की कुर्सी खाली है, पार्लियामेंट्री लीडर की कुर्सी खाली है, जो साबिक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है खुर्शीद शाह साहब, उनकी कुर्सी खाली है, अली वजीर की कुर्सी खाली है। तो ये सारे इशूज जो हैं, इन्होंने दर्जनों पीएम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं उनको जेल में डाला है।
निकाला है, लेकिन क्या पाकिस्तान को इस एहतसाब का कोई फायदा हुआ? और अगर मुस्तकिल वजीर आजम जो है उनका जो रेटरिक है, और हमने ये भी देखा ना जी ट्रंप के दौर में कि जिस दिन 6 जनवरी को एक जत्थे ने हमला किया अमेरिका की जो कांग्रेस बिल्डिंग है, कैपिटल हिल कहा जाता है, पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया, उससे 1 घंटा पहले ट्रंप ने वहां एक इश्तियाल अंगेज तकरीर की जिसके नतीजे में यह हुआ। और हमने ये जो रिप्ले था ये हम 6 साल पहले 2014 में देख चुके हैं कि इमरान खान साहब ने कंटेनर के ऊपर एक दफा नहीं दर्जनों इश्तियाल अंगेज तकरीरें की, जिसके नतीजे में पार्लियामान का जंगला टूटा, पाकिस्तान टेलीविजन पर डंडोसें खो दी गई, वहां जो ऐवान सदर है उसके गेट पर हमला हुआ। तो जो बातें जो लीडर्स हैं वो करते हैं उसका बराह रास्त असर होता है। तो इसी तरह वहां भी हुआ। अब अगर इमरान खान साहब जो है वो वजीरिस्तान तशरीफ ले जाएं और वहां जाके भी कहें मैं एनआरओ नहीं दूंगा, वो अमेरिका जाएं। अब मैं आपको याद कराना चाहता हूं, अमेरिका में वॉशिंगटन में खड़े होकर फरमाया कि मैं नवाज शरीफ से जो है वो एयर कंडीशनर वापस ले लूंगा, मैं ये वापस ले लूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो बात तो ये अनलेस या तो इमरान खान साहब को कि जहन में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाए, क्योंकि नफरत का जो पूरा मंबा है और पाकिस्तान में जो इंतकामी सियासत है जिसे हमने भी जो यूज किया था 90 की दिहाई में, लेकिन फिर हमारे लीडरान को यह समझ आई वक्त के साथ, तजर्बे ने सिखाया कि इस तरह की जो पॉलिसी है उसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है, जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है। तो हमने अपने आप को दुरुस्त किया। अब अगर आज की जो हुकूमत है वो मुस्तकिल तौर पर इसी इंतकाम पर अमल पैरा है कि नैब के अंदर लीडर पड़े हुए हैं पूरे पंजाब में। आप आज ही की एग्जांपल दे रहे हैं, एमएलएन के एमएनएज और एमपीएस पर किए गए हैं, तो इंतकाम तो जारी है। आज ही की एग्जांपल दे रहे हैं और आज ही वफाकी वजीर अली जैदी का खत सामने आया है जिसमें जो लैंग्वेज आप पढ़ें वो बिल्कुल बताती है कि पाकिस्तान का आज का सियासी कल्चर क्या है। बहरहाल बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपने वक्त निकाला। हुमायूं अख्तर खान साहब आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सैयद नवीद कमर साहब बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी दिनों के बाद हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। नादरीन हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।